अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तारिक महमूद साहब से। उनसे आपकी पहले भी मुलाकात करवाई थी हमारे इंटरव्यू के बाद। तारिक महमूद साहब जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन गए थे, लेकिन वो सोशल मीडिया की जीनत क्यों बने, इतने लोग उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए, उसके पीछे क्या वजूहत थी, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपकी मुलाकात दोबारा करवाते तारिक महमूद साहब से और दिखाते हैं कि उनके पास कौन कौन सी आज से पुराने मॉडल की एक्सपेंसिव चीज़ें मौजूद हैं और वो कौन कौन से मुल्कों की सैर करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तारिक साहब, आपका इंटरव्यू सबसे पहला हम लोगों ने किया, उसके बाद आप सोशल मीडिया की जीनत बन गए कि सोशल मीडिया आपके पास जो है वो इंटरव्यूज़ लेने के लिए आता रहा। कितने ममालिक का आपने सफ़र किया? मैंने तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहम अंत खैरुर राहिमीन या रब्बिल आलमीन आमीन या रब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं छोटी सी उम्र में यूँ ही तो उस वक्त थी नहीं, तो मैं चला गया अबू धाबी। वाले साहब मुझे ले गए, कुछ पढ़ाई का मसला था यहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई वो इनको उधर ले जाओ, बाद में यहाँ बुरी महफिलों में बैठेगा तो बुरी आते हैं, मतलब कि पढ़ेंगी बाद में आप मुझे गिला देंगे, वालदा ने कहा। तो मैं 67 में चला गया था यहाँ से। फिर वालिद साहब का एक कारोबार था वहाँ, इलेक्ट्रिक का, हार्डवेयर का, सैनिटरी का। वो मैं उनके साथ तकरीबन 20 साल अटैच रहा, 67 से लेके 87 तक। 87 में मुझे वो कुछ वजूहात की बिना पे वाइंड अप करना पड़ा कारोबार। तो फिर मैंने शारजा में आके अपना एक दूसरा लाइसेंस बनवा के वहाँ शिफ्ट हो गया। वहाँ फिर मैंने बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम और साथ में आउटडोर एडवर्टाइजिंग का काम शुरू कर दिया। उसके साथ हमें थोड़ा मौका मिल गया स्टेडियम में, तक रसाई हमें मिल गई। तो जब भी टूर्नामेंट वहाँ होते थे तो हम लोग मुख्तलिफ कंपनीज़ के वहाँ साइन हाथ से बनते थे उस दौर में, वो बना के हम लोग रखते थे। तो इसी तरह उधर मुख्तलिफ प्लेयरों से भी मुलाकात होती रहती थी। तो ये एक कहानी है मेरी। दूसरा, मुझे कुछ शौक़ था, कुछ ऐसी चीज़ें रखने का, वसाइल थे, वालिद साहब की तरफ से इजाज़त भी थी। तो मेरे पास कुछ नायाब किस्म की घड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये घड़ियाँ हैं जी, ये घड़ी है एक GB कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की। तो एक कंपनी ने मुझे ये गिफ्ट की थी, क्योंकि हम लोग उनके डीलर थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपने एक हमारा टारगेट अचीव किया है, तो ये कंपनी की तरफ से आपको घड़ी आई है। उसमें 2-3 थी। उन्होंने कहा कि जी आपने इसमें से कौन सी चॉइस होगी आपकी। तो फिर हमारे पाकिस्तानी थे मैनेजर उनके, शेख साहब। तो उन्होंने कहा तारिक साहब आप माशाल्लाह इतना जवान हैं, हसीन हैं, तो ये ब्लैक जो है ना आपकी कलाई के ऊपर ज़्यादा सूट करेगी ड्रेस वाच के तौर पे। तो मैंने कहा ठीक है सर, जो आप रिकमेंड करें मेरे लिए वही है। तो उसके बाद फिर मेरे पास कुछ ये राडो की घड़ियों की कुछ वैरायटी है जो मैंने इकट्ठी की हुई है वहाँ से। तो इनके बाद मेरे पास फिर एक जीनत वॉच है, ये भी स्विट्ज़रलैंड की है और ये भी काफ़ी कॉस्टली है। ये तकरीबन उस दौर में तकरीबन 8000 दिरहम थी इसकी कीमत। हाँ जी। तो ये भी मैंने दी थी ग़ालिबन 85 या 6 में। तो ये गन मेटल है, इसका सिको कंपनी की वॉच है ये। तो ये एक और वॉच है, ये बड़ी, ये भी मैं कहता हूँ नायाब है। ये वेस्टर्न वॉच है। ये 67 में उन्होंने मॉडल चेंज किया था इसका। तो ये वालिद साहब ने मुझे लेकर दी थी उस टाइम में। ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है और ये चालू हालत में है। और ये एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। ये वो वॉच है जो कि यूएई में अपने एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं या हमारे यहाँ से कोई डेपुटेशन पे जाते थे तो ये उनको गिफ्ट मिलती थी। और मेरे ख़्याल में ये राडो की कंपनी से स्पेशली बनवाई जाती हैं और इसमें यूएई वालों का लोगो बना हुआ है। और मेरे ख़्याल में कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार दिरहम की इसकी कीमत हो सकती है उस टाइम पे। हाँ जी। तो आज इसकी क्या मालियत होगी?
बस आज देख लें, आज जो करेंसी रेट आज तो समझे नायाब हो चुकी बिल्कुल ये नायाब हो चुकी हैं। तो एक और है, वो मैंने बेटे को दी हुई है। वो अबू धाबी के एक हुक्मरान फैमिली से तल्लक था उनका, और इलेक्ट्रिसिटी के वो वज़ीर थे, शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल नहान। उन्होंने भी घड़ियाँ इसी तरह अपना प्रिंट करवाई हुई थी राडो की। वो ज़रा डिफरेंट टाइप की थी, वो स्क्वायर में थी और उसका चेन बड़ा खूबसूरत था। तो उसके अंदर उन्होंने अबू धाबी का फ्लैग जो है ना वो प्रिंट करवा के अपना नाम नीचे लिखा हुआ था डायल के ऊपर। तो अबू धाबी का फ्लैग आपको शायद नहीं पता कैसा था। अबू धाबी का जो फ्लैग था ना वो इस तरह था, ये जगह पे सफ़ेद था, बाकी सारा रेड था। तो वो उसमें बना हुआ था इस तरह करके डबल में। वो उसकी कीमत उस वक्त दोस्त ने मुझे बताया कि जी ये कम से कम ये भी 10-12 हज़ार दिरहम से कम नहीं है इसकी प्राइस, क्योंकि वो रॉयल फैमिली है, वो बनाते हैं, उनको इन पैसों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को अपना गिफ्ट देने होते हैं, कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो दिल की होती है। अक्सर देखा है कि गरीब लोग वो अपनी चीज़ें महंगी महंगी लोगों को, दोस्तों को प्यार मोहब्बत में नवाज देते हैं, और वो तो रॉयल फैमिली थी। लेकिन अच्छा, ये इतना सब कुछ घूमने के बाद, इतने महंगे महंगे शौक़ पूरे करने के बाद पाकिस्तान वापस आए, और वापस आके पौधों से मोहब्बत किस तरह हुई आपको? पौधों से मोहब्बत यहाँ नहीं, मैंने यूएई से शुरू कर दी थी। तो मेरा कफ़ील जो था अपना शारजा वाला, वो पाकिस्तानी थे, उनको नेशनलिटी वहाँ मिली हुई थी। तो हम लोग उनको चाचा चाचा कहते थे। उनका तल्लक था मंडी जजमान से। तो उनको पता था मेरा कि भी मुझे शौक़ है पौधों का। तो उन्होंने कहा भी तारक तैयार हो जाओ, मैं नवा घर बना रहा हूँ, तो आपको मैंने अपना वहाँ आपने हमारा जो है ना गार्डन उसका डिज़ाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। तो रमज़ान आ गया तो काम शुरू मैंने कर दिया वहाँ पे। तकरीबन मैंने 1.5 महीना वहाँ मेहनत की। तो उसके बाद मैंने तकरीबन कोई 18 से 20 वैरायटी सीज़न फ्लावर थे जो मौसम बहार के, उनकी पनीरियाँ मैंने खुद तैयार की, खुद मैंने लगाई सारी। और जब मैं ईद के दिन नज़दीक आ गए तो मैंने ईद करने के लिए पाकिस्तान आना था, मैं पाकिस्तान आ गया। तो जब कुछ दिन गुजरे तो उनको पाकिस्तान आना पड़ा, उनके बेटे की तबीयत कुछ नासाज हो गई, उनका कोई मसला था जिगर का। तो मुझे उनका टेलीफोन आया रात को कि भी मैं तो लाहौर आया, ये मसला है। खैर मैं सर्विस अपने हॉस्पिटल के सामने गया, गाड़ी निकाली, तो उनको वहाँ मिलकर तो उनसे एक वो कहते हैं जी हमें कुछ इंजेक्शन लिख के दिए हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उन्होंने, कि वो एक कोर्स है वो लगेगा तो उनका मामला कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे फिर बताया कि तारक जब ईद पे हमारे एक उनका वहाँ पर कल्चर है अरबों का कि वो एक दूसरे के घर ईद मुबारक कहने जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, गावा शवा पीते हैं, और भी जो कोई खिदमत वादा करते हैं एक दूसरे की। कहते हैं कि जब भी जैसे ही लोग आए और मैंने उनको अपना गार्डन दिखाया तो वो बहुत सारे दोस्त थे, वो यही कहते थे कि मोहम्मद ये तो हम ये फील कर रहे हैं कि जैसे हम लोग हॉलैंड में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने आपके काम की तारीफ़ की। मैंने कहा जी मेहरबानी है, मोहब्बत है उनकी। तो इस तरह जो है ना मुझे ये शौक़ पड़ा। फिर मैंने वहाँ और भी कुछ दोस्तों के काम करता रहा और साथ साथ अपने घर में भी लगाता रहा पौधे वगैरह। तो जब मैं यहाँ आया तो फिर यहाँ आके मेरे पास ये एक किस्म था, इसको मैंने काफ़ी अभी प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं सूखी लकड़ी भी लगा दूँ ना तो वो भी अल्लाह ताला हरी कर देता है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी रहमतों से नवाजा हुआ है। और आप देख रहे हैं, आप पहले भी आए थे, मेरे ख्याल में कि आपको अभी तक वो केले का टेस्ट नहीं बोला होगा। बिल्कुल मुझे याद है कि जब मैं अपनी जगह पे, लेकिन टेस्ट नहीं बोला होगा जब आपने खाया होगा। मैं बल्कि अपने कैमरामैन साहब को बता रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जब मैं 1 साल पहले सबसे पहला इंटरव्यू तारिक साहब का मैंने किया, उसके बाद हमारे जितने भी मीडिया के भाई हैं उनका तांता बन गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज भी मुझे याद है जब आपने मुझे केले टेस्ट करवाए, तो यकीनन उन जैसे केले मैंने आज तक वो फ्रूट अपनी लाइफ में नहीं खाया था इस उम्र तक।
चलें जी, आपकी मोहब्बत है, आपने याद रखा हमारी उस तोहफे को। यकीन माने मैंने इमरान अली साहब को कहा कि भाई मंगवा लो, ख़राब हो रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपना उनको भेजा, उनके जो कैमरामैन थे वो आए, आके लेके गए। उनको यहाँ भी मैंने खिलाए, उनकी सिस्टर साथ में थी, मुजम्मल से गालबन उनका नाम है ना शायद, जो उनके नहीं वो मुजम्मल साहब याद आ गया मुझे नाम। तो मुझे अभी इमरान खान साहब अपने वो कहते हैं इमरान अली साहब के हाजी साहब आपके केले ने धूम मचाई दी है, तो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैंने उनको केला भेजने हैं, तो आप मुझसे कीमत ले लें। मैंने कहा कि इमरान साहब बड़े अफसोस की बात है, अगर मैंने कारोबार करना होता तो मेरे ख्याल में जिस तरह का मेरा केला मैं तो हज़ारों रुपए कमा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता कि जब फल लगता है और जब वो तैयार होता है तो अल्लाह की ज़ात मुझे किस किस तरफ भेज देती है कि जाओ ये फ़लाँ को मैंने देना है, मेरे दिल में ख्याल होता है फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना। बाकी मैंने कहा रहा मसला, जो भी मुमकिन हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। तो बाकी आपने जी यहाँ से बाई पार्सल इस्लामाबाद भेजना है उनके पास। तो इस दफ़ा जो लास्ट मेरा फल लगा ना वो कोई इतना काबिल ज़िक्र नहीं है। ठंड की वजह से वो ऐसा हो गया जैसे ना डंडे की तरह केले का, सख्त नहीं, ख़राब तो नहीं हुआ, उसको मैंने तैयार तो किया, लेकिन वो मज़ा तो तकरीबन इतना था उसमें, लेकिन उस तरह बड़े नहीं हुए, फूले नहीं खिले जिस तरह पहले थे। मेरा अगला जो प्लान है ना, मेरी छत काफ़ी बड़ी है, ऊपर तकरीबन 25 फुट बाई 50 फुट है, तो उसमें मैं कुछ पौधे ड्रैगन के लगाना चाह रहा हूँ, जो मैं इंशाल्लाह जल्दी वो लगा दूँगा। और दूसरा मैंने ब्लैकबेरी और अंजीर की एक वैरायटी है, टाइगर अंजीर, वो मैंने कुछ पौधे मंगवा के ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा हम उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। जैसे कि तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनको पौधों से मोहब्बत कैसे हुई और किस तरह वो शाही ख़ानदान का यूएई में जो बागीचा था उसको संभालते थे, देखभाल करते थे, और उसके बाद उनको फूलों से, पौधों से मोहब्बत रही, और आज वो अपने मुल्क में वापस आ गए हैं। दुनिया में अपने जितने भी उन्होंने अपनी उम्र में, जवानी में शौक़ पूरे किए, महंगी घड़ियाँ उनके पास, गिलाफ़े काबा और ख़त्म नबूवत की जो मोहरें हैं उसका अक्स उनके पास, इस तरह की तरह तरह के शौक़ उनको थे और वो संभाल के रखते थे। आज वो अपनी उम्र के इस हिस्से में भी पौधों के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे वो अपनी जवानी में थे, और अब उनका मिशन है कि वो ड्रैगन का पौधा और जो टाइगर अंजीर है उसको ला के अपनी छत के ऊपर फार्मिंग करेंगे। तो यकीनन ये अपने मुल्क से मोहब्बत ही है कि वो आज अपने मुल्क में वापस आके और गो ग्रीन की तरह काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इन्वायरमेंट चेंज हो और हर जगह दरख्त और पौधे लगें। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।